कि कल हमें सिर्फ इस बुक में जो गलती है उसने हमें इतना कंफ्यूज कर दिया। अब होता क्या है कि ग्लूकोज आपके सीरम में ज्यादा है, उसने आना है सेल के अंदर पैंक्रियाटिक बीटा सेल में, ठीक है, थ्रू ए ट्रांसपोर्टर कॉल्ड एज GLUT2, ठीक है। उसने आना है, उसके बाद क्या होना है, मेटाबॉलिज्म होना है। आपको पता है जो ग्लूकोज होता है उसका मेन फंक्शन ही एटीपी प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है ना, पता है ना सबको। उससे एटीपी से क्या होता है, ये जो आयन चैनल है ना, यानी जो पोटाशियम की रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है, यानी पोटाशियम निकालने या लाने में, उसको रेगुलेट करने में, उसके फ्लो को मेंटेन करने में इन्वॉल्व होता है। ये जब एटीपी ज्यादा होता है ना आपके पास, जब एटीपी प्रोड्यूस होता है उस सेल के अंदर, तब ये जो चैनल है ये क्लोज हो जाता है। नॉर्मली अगर एटीपी नहीं होगी ना वहां, तो ये चैनल खुला होगा। लेकिन एटीपी जब होगी, because of glucose metabolism, what will happen that this channel will be closed. And when this channel will be closed, what will happen that we will be having पोटाशियम इनसाइड मोर देन आउटसाइड, ठीक है। पोटाशियम अंदर ज्यादा होने लग जाएगा एज कंपेयर टू बाहर। और आपको पता है जब भी पोटाशियम का लेवल अंदर ज्यादा हो और बाहर कम हो, तो क्या होता है, सेल जो होता है डीपोलराइज हो जाता है। डीपोलराइजेशन जो है क्या है कि पोलराइजेशन जो है वो एक नॉर्मल स्टेट है, डीपोलराइजेशन जो है उसकी ऑपोजिट है, यानी कि क्या होगा, इसका चार्ज जो है वो ऑपोजिट हो जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर नॉर्मली जो है चार्ज एक सेल की बात करें, सेल के बाहर चार्ज पोलराइज जो सेल होता है ना नॉर्मल कंडीशन में, उसमें क्या होता है कि बाहर जो होता है ना पॉजिटिव आयन ज्यादा होते हैं, अंदर जो होता है ना नेगेटिव आयन ज्यादा होते हैं। लेकिन जब डीपोलराइजेशन होती है तो क्या होगा, उल्टा हिसाब हो जाएगा, अंदर ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे और बाहर नेगेटिव हो जाएंगे। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस ये याद रखो कि जब पोटाशियम क्लोज होगा तो क्या होगा, अंदर आयन बढ़ेंगे पोटाशियम के, और जो सेल है वो डीपोलराइज हो जाएगा। जब सेल डीपोलराइज होता है ना, यानी पोटाशियम अंदर ज्यादा होते हैं, तो क्या होता है, वो एक सिग्नल के तौर पे एक्ट करता है। हर चीज, हर काम जो एक आपके सेल के अंदर होता है ना, वो आगे एक और सिग्नल जनरेट करने का काम करता है। अब ये क्लोज हुआ है ना चैनल, इसने क्या करना है कि इसने आगे दूसरे जो कैल्शियम चैनल है ना उसको इनिशिएट कर देना या स्टिमुलेट कर देना। उसको कहना कि भाई मैं तो क्लोज हुआ, तुम अपना कैल्शियम जो है ना जल्दी जल्दी अंदर लेके आओ। ये उसका एक काम है। जिस तरह आपको पता है ना कि हर एक्शन का एक रिएक्शन है, उसी तरीके से देखो वहां एक्शन हुआ है, वो पोटाशियम क्लोज हुआ है उसका चैनल, तो वो क्या कहेगा, कैल्शियम को कहेगा कि खोल दो भाई, तुम खोल दो अपना चैनल। तो क्या होगा, कैल्शियम अंदर आने लग जाएगा। और जब भी कैल्शियम अंदर आता है ना सेल में, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि इसने डिफ्यूजन करवानी होती है। जो वेसिकल्स अंदर प्रेजेंट होती है ना, जिनके अंदर मुख्तलिफ सब्सटेंसेस होते हैं, सिर्फ इंसुलिन ही नहीं होता, इसके अलावा भी और भी चीजें होती हैं, उनको उसने डिफ्यूज करवाना होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ। आपको पता है ना डिफ्यूजन होती है, वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसकी मेम्ब्रेन वेसिकल की मेम्ब्रेन के साथ मिलेगी और क्या होगा, अंदर वाली इंसुलिन बाहर आ जाएगी, ठीक है। अब समझ लगी इसकी, इस मैकेनिज्म में किसी को कोई डिफिकल्टी है तो वो मुझसे पूछे, क्योंकि ये डायग्राम जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं मुझे पता कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, लेकिन ये मुझे बताया गया है कि ये डायग्राम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं हम, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे चलते हैं, अगर है तो अभी मुझसे पूछ लो। और पेपर के लिए आपको मैं बात बताऊं कि हमेशा ना पेपर में ये ना देखा करें आप लोग, हम स्टूडेंट्स को ये बड़ा मसला होता है कि यार बुक में अगर गलत भी लिखा तो वही छाप दो। ऐसा नहीं है, अगर आप अपने लिए पढ़ रहे हो ना तो यार आप हमेशा सही चीज लिखो। अगर आपको पता भी है ना कि बुक में गलत लिखा हुआ है, आपको नहीं पता कि एग्जामिनर ने बेशक वो बुक की लाइन देख के आपको नंबर देगा या वैसे नंबर देगा जो उसके दिमाग में होगा, जो उसने पढ़ा होगा, ठीक है। आपने हमेशा सही चीज लिखनी। जब आपको एक चीज का पता है कि वहां पे गलत है, और मैंने आपको उसकी एविडेंस भी ला के दे दी है 2-3 जगह पे कि
वो किस तरीके से गलत है। जहाँ एक वेबसाइट पूरे मुझे नेट पे वो एक वेबसाइट मिली जहाँ पे उसने इन्फ्लक्स लिखा हुआ था और उसके नीचे भी लोगों ने आके करेक्शन की हुई थी कि ये इफ्लक्स है। उसके अलावा आप जहाँ पे भी नेट पे भी देखोगे ना, वहां पे इफ्लक्स ही लिखा हुआ है पोटाशियम का, ठीक है, क्योंकि चैनल है उसका काम ही बाहर को फ्लो करवाना है, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस बच्ची ने पॉइंट आउट किया, मुझे भी ये पता लगा कि इस बुक में ये फॉल्ट है। आप लोग भी ये फोकस किया करो और देखा करो कि अगर कोई मैं चीज गलत बताने लगती हूँ या फिर कोई चीज ऐसी होती है जिसमें कोई कंफ्यूजन होने वाले का चांस होता है तो आप मुझसे उसी वक्त करेक्ट करवाया करो मुझे, ठीक है। अच्छा, आगे हम चलते हैं। अगला जो है ना, जो अगली क्लास है बेगोनाइट जो है क्लासेस, इसमें क्या है, मेटफॉर्मिन जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। ये तो ना बहुत ज्यादा, मतलब आप वैसे जनरली बात करें ना कि ये आजकल बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। इसके कुछ जो है एडवांटेजेस ये हैं कि एक तो ये खाने के बाद और फास्टिंग में भी जो होता है ना उसको, उसके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करती है। ये तो सब में ही हमने पढ़ा है, जाहिर बात है एंटी डायबिटिक है तो उनका ये काम तो प्राइमरी होगा ही। ग्लाइकोनियोजेनेसिस को वो कंट्रोल करती है, मतलब कि इनहिबिट करती है, तो उससे क्या होगा, ग्लूकोज की प्रोडक्शन ही होगी। इसी तरीके से आगे जो है अपटेक बढ़ाती है ग्लूकोज की, और ग्लाइकोलिसिस जो है पेरिफेरल टिश्यू में उसको स्टिमुलेट कर, तब वहां पे अपटेक जो है वो बढ़ा रही है पेरिफेरल टिश्यूज में, और उधर जो है उधर लेके जा रही है उनको, ताकि जो है ब्लड से जो है ना आपका ब्लड, असल प्राइमरी तो मकसद ये है ना कि ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो कम करना है, तो वो मुख्तलिफ जगह पे उसको लेके जाके तो छोड़ेगी। इसी तरह इसने सारी इसमें बताया हुआ है कि जो आपका जीआई ट्रैक है वहां से एब्जॉर्प्शन में रोकेगी। जाहिर बात है जब ग्लूकोज एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो ब्लड में किस तरह जाएगा, ठीक है। आगे उसने यही बात बताई हुई है, जो इसका मैकेनिज्म है ना वो ये 3 लाइनों में है, सॉरी एक मिनट, ये वाली 3 लाइनों में, ठीक है। इसमें क्या है कि ये किस तरीके से काम करते हैं कि जब हमने नोट किया है, अब इसका प्रॉपर से मैकेनिज्म नहीं बताया, उसने ये बताया कि जब हमने नोट किया कि जब ये ड्रग हम थोड़ी करते हैं ना तो क्या होता है कि ग्लूकोज की प्रोडक्शन जो है ना वो किस तरीके से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि एक्टिवेशन हो जाती है एएमपी स्टिमुलेटेड प्रोटीन काइनेजेस। ये जो है ना एटीपी स्टिमुलेटेड प्रोटीन काइनेज, ये इन्वॉल्व होता है ग्लूकोज प्रोडक्शन वगैरह में और ग्लूकोज के रिलेटेड पाथवेज में। अब क्या होता है कि उसने कहा है जब हम इस ड्रग की रिडक्शन करते हैं, मतलब इस ड्रग को कम कर देंगे ना, तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा कि हमारे पास जो है ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होने लग जाएगा। तो उसने आपको डायरेक्ट नहीं बताया, डिटेल में नहीं बताया कि किस तरीके से मैकेनिज्म हो रहा है, उसने सिर्फ ये बता दिया कि अगर इसको हम ना दें तो ऐसे होता है। तो जब क्या कहते हैं, जब देंगे तो क्या होगा, वो आप इसको वाइस वर्सा करके समझ लो, ठीक है। आगे उसने बताया है कि ये जो है ना, जो पेशेंट इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं, आपको पता है इंसुलिन रेजिस्टेंस किन पेशेंट में होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज में, क्योंकि वहां पे जो होता है या तो रेजिस्टेंस हो रही होती है या फिर दूसरा क्या काम हो रहा होता है कि उसकी प्रोडक्शन कम, वो सेंसिटिविटी कम हुई होती है इंसुलिन की। तो इसमें क्या होता है, एंडोजीनस जो है ना, एंडोजीनस अगेन एंडोजीनस के सब्सटेंस को कहते हैं जो नेचुरली अंदर 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 आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। तो अच्छा, ये जो सेंसिटिविटी को बढ़ाने का काम है ना, ये इस काम को क्या कहते हैं, इंसुलिन स्पेयरिंग इफेक्ट, ठीक है। ये इसका एक मतलब कि जो डेली रिक्वायरमेंट है ना इंसुलिन की, अब अक्सर लोगों में होता है जो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, उनमें क्या होता है, या तो एक तो इंसुलिन बन रही होती है लेकिन उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस होती है, या फिर दूसरा क्या काम हो रहा होता है कि उनकी जो सेंसिटिविटी है ना इंसुलिन के मतलब इंसुलिन इतनी सेंसिटिव नहीं है, यानी उसकी सेंसिटिविटी इतनी नहीं है कि वो इतना इफेक्टिवली काम कर सके। तो इसमें वो क्या करता है कि उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, यानी कि
इंसुलिन की प्रोडक्शन को कम करेगा, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी को, हमें तो चाहिए ना कि हमें बस ये चाहिए कि इंसुलिन हो जो इस काबिल हो कि वो हमारा काम कर सके। हमें ये तो नहीं चाहिए कि इंसुलिन ज्यादा हो और वो काम ही कोई ना करे। तो वो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि ये इसका इंसुलिन स्पेयरिंग इफेक्ट है, यानी कि उसकी रिड्यूस कर देगा इंसुलिन के अमाउंट को, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, यानी उसकी काबिलियत को बढ़ाएगा। अच्छा, बिकॉज इट डज नॉट इंक्रीज वेट। अच्छा, इसका जो है ना ये इफेक्ट है इंसुलिन स्पेयरिंग इफेक्ट, और इससे जो है ना वेट गेन नहीं होता, जो कि हमने पिछली ड्रग्स के बारे में पढ़ा था कि वो जो है वेट गेन करती हैं। इस वजह से ये फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है, मतलब कि जो खासतौर पे टाइप 2 डायबिटीज, आपको पता है टाइप 2 डायबिटीज में तो हो ही ओवरवेट वगैरह वाले मसले रहे होते हैं, ठीक है ना। सारी उसने ये बता दिया। उसने आगे ये कहा है कि जो लोग पहले से डायबिटीज के मतलब के रिस्क पे होते हैं ना, उनके लिए भी हम ये दे सकते हैं, मतलब पहले ही शुरू करवा सकते हैं उनको, ताकि उनको कोई डायबिटीज होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाए। उसके बाद अगली बात उसने कहते हैं, आपको पता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज में क्या होता है कि ओवरीज में जो है ना सिस्ट डेवलप हो जाता है, और इसकी वजह से ना ओव्यूलेशन यानी एग प्रोडक्शन जो का जो प्रोसेस है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी वो जो है वो सही तरीके से नहीं होता, यानी एग प्रोडक्शन नहीं होती, तो फर्टिलिटी जो है वो नहीं रहती, इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो टू रिस्टोर फर्टिलिटी वी आल्सो यूज मेटफॉर्मिन। इसका एक ये प्लस पॉइंट भी है, एक इसका ये एक एक्स्ट्रा इफेक्ट कह लें ये भी है। तो हम उन वुमेन को भी दे सकते हैं जो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज से गुजर रही है और उनमें जो है फर्टिलिटी जो नहीं रिस्टोर नहीं हो रही, तो हम उसको रिस्टोर करवाने के लिए दे सकते हैं। अच्छा, आगे इसकी टॉक्सिसिटी की बात करें तो इसमें क्या है कि जो हमने पहले सल्फोनाइल यूरियास पढ़ी थी, उनका एक हमने प्राइमरी इफेक्ट पढ़ा था, हाइपोग्लाइसीमिया करते हैं, लेकिन ये जो ड्रग्स है ना ये नहीं करती हाइपोग्लाइसीमिया, तो एक ये प्लस पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आगे आता है, लेकिन इनका जो एडवर्स इफेक्ट है वो जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड है या फिर लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस क्या होता है, मतलब लैक्टिक एसिड आपके बॉडी में इतना ज्यादा अक्यूमुलेट हो गया कि वो आपकी एसिडोसिस कॉज कर रहा है, यानी एसिड का लेवल ज्यादा कर रहा है आपकी बॉडी में, ठीक है। आगे वो क्या कहते हैं कि ये टिश्यू एनोरेक्सिया करते हैं। एनोरेक्सिया क्या मतलब कि उसको ऑक्सीजन लेवल जो है टिश्यू में वो कम कर देगा। एक तो होता है ना हाइपोक्सिया, होता है कम होना, एनोरेक्सिया होता है बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं उसको जा रही होती टिश्यू को, ठीक है। अच्छा, प्रीडिस्पोजिंग का क्या मतलब होता है, कैन कॉज या कैन मेक समवन ससेप्टेबल टू दैट थिंग, ठीक है। यहाँ पे वो टिश्यू को ससेप्टेबल कर देगा कि वो एनोरेक्सिया की तरफ चला जाए। आगे वही लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन जो है वो कर सकता है। आगे हम अगले जो हमने क्लास पढ़नी है थायाजोलिडाइन डायोन्स जो है, इनमें जो हमारे पास आता है, जो ड्रग्स आती हैं उनका एक्शन जो है मेनली यही है कि वो टिश्यू सेंसिटिविटी जो है बढ़ाते हैं, किसकी, इंसुलिन की। यानी जिस टिश्यू पे उसने जाके इंसुलिन ने एक्ट करना है ना, उस टिश्यू की क्या बढ़ा देंगे, सेंसिटिविटी बढ़ा देंगे। मतलब फिर मैं आपको बता दूं कि एक टिश्यू है उस पे जाके इंसुलिन ने जाके लगना है, लेकिन वो कितनी मतलब जल्दी उस पर जाके रिस्पॉन्स अपना शो करेगी, इसको कहते हैं सेंसिटिव होना, ठीक है। तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी किस तरीके से बढ़ा रही है, बाय एक्टिवेटिंग दिस फैक्टर, ठीक है। कौन सा फैक्टर है, पर ऑक्सीजोम प्रोलिफरेटर। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं, हम कहाँ पे थे, वैसे भी टाइम खत्म होने वाला था, दोबारा भी करनी पड़नी थी, चलें अब करते हैं। सेप्टर है ना जिसका काफी लंबा चौड़ा नाम है, ये किसके सिग्नल बहुत तंग कर रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं बच्चे, आपको मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी इंशाल्लाह,
पे हो, टेंशन ही नहीं लेनी। लेकिन रिकॉर्डिंग्स के लिए थोड़ा सा सब्र करें। मुझे रोज जो है काफी सारे मैसेज आ रहे होते हैं, तो मैं आपको कलेक्टिवली बता दूं कि 2-3 दिन बस रुक जाएं, 1-2 दिन, चलो 2-3 नहीं, 1-2 दिन रुक जाओ, फिर मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे है कि जो रिसेप्टर है ना, इसको क्या हम पढ़ क्या रहे थे, मुझे बिल्कुल ही फ्लो टूट जाता है। हाँ, ये जो ड्रग्स है ना, ये क्या करती हैं कि इंक्रीज कर देती हैं सेंसिटिविटी टू इंसुलिन। इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है ज्यादा करती है। किस तरीके से ज्यादा करती है? ये ऐसे ज्यादा करती हैं कि ये जो रिसेप्टर है, जिसका इतना लंबा चौड़ा नाम है, इसका जो है, इसको एक्टिवेट कर देती हैं। इसको जब एक्टिवेट करेंगे तो क्या होगा? दिस न्यूक्लियर रिसेप्टर रेगुलेट दी ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, ये जो रिसेप्टर है ना, ये न्यूक्लियर रिसेप्टर है, और ये क्या करता है, ये जीन इनकोडिंग में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। अब देखो कि लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में वो चीज इन्वॉल्व है, यानी वो जो है रिसेप्टर, ठीक है। अब इन्वॉल्व, वो जाहिर बात है, वो क्या करेगा उधर, वो उनकी जीन इनकोडिंग करवाएगा, उनके अकॉर्डिंग जो है प्रोटीन्स डेवलप होंगी फिर जो है मेटाबॉलिज्म होगा किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का या लिपिड्स का, ठीक है। इसका इसका जो है ना, ये मकसद है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करवाना, ठीक है। जब उसको एक्टिवेट हो जाएगा ना वो रिसेप्टर, तो उस मेटाबॉलिज्म को वो उस तरीके से, इस तरीके से करेगा कि ये जो दवाइयां हैं ये उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देंगी इंसुलिन की, ठीक है, इस रिसेप्टर के एक्टिवेट होने से। नॉर्मली इसका काम क्या क्या है, फिर से देख लें। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के मेटाबॉलिज्म में ये इन्वॉल्व होता है। उधर इसका क्या काम होता है कि वहां पे ये न्यूक्लियर रिसेप्टर है, तो ये क्या काम करेगा, जीन्स की इनकोडिंग वगैरह करवाता है। जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा था, काफी सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब उसके उसमें क्या है कि ग्लूकोज, वही बातें बार बार आ रही हैं कि ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा रहे हैं, एडिपोज टिश्यू में लेके जा रहे हैं, जिसको या फिर जो मेटाबॉलिज्म है उसको इफेक्ट नहीं होने, ग्लूकोज को ब्लड से उठा के मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स में जाके रख देना है, ताकि हाइपरग्लाइसीमिया जो है हमारा वो कम कर दे, ठीक है। आगे इसने सारी बात, यही बात बताई है कि इसको हम और ड्रग्स के साथ भी ले सकते हैं, और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये ड्रग्स भी हम उन पेशेंट को दे सकते हैं जिनको रिस्क। अच्छा, हमने कहाँ तक पढ़ा था? मुझे ना पता नहीं लगा था कि मीटिंग ओवर हो गई। दरअसल मैंने उसी को दोबारा कर दिया था, मुझे था कि वो दोबारा कर देगा क्योंकि टाइम आगे हो जाएगा 40 मिनट, लेकिन वो उसके 10 मिनट रहते थे उस वाले लिंक के, तो उसने उसी को पूरा किया सिर्फ। अच्छा, मुझे बता दे कहाँ तक हमने पढ़ा था, जहां तक आप लोगों को सुना था। मैकेनिज्म और इफेक्ट्स में ना हम पढ़े थे कि ये रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ डायबिटीज। हाँ सेकंड, हाँ, ये तो हमने कर लिया था। हम ये पढ़ रहे थे कि ये भी जो है ना, बहुत कम चांसेस हैं कि इस ड्रग के भी, कि ये रेयरली कॉज करता है हाइपोग्लाइसीमिया। जो हमने पहले पढ़े का जो है ना, एक मेजर कॉज था कि वो साइड इफेक्ट था कि हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर रहे थे। अच्छा, इनका एक और काम भी है कि ये जो है ना साइड इफेक्ट्स में, कि माइल्ड एनीमिया या फिर एडीमा और रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर ये करवा सकता है। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं जो आप ना इसके क्लिनिकल यूजेस से एक्सट्रैक्ट करके उसकी जो है ना टॉक्सिसिटी की तरफ लेके जा सकते हो, मतलब बता सकते हो कि यार अगर इसका ये क्लिनिकल यूज है तो इसका एडवर्स इफेक्ट उसका ऑपोजिट हो सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं, आप उनको आप समझने में आप सोचने बैठते हो कि यार ये इसका क्या रिलेशन बन रहा है इससे, और वो नहीं बन रहा होता, लेकिन एडवर्स इफेक्ट आ रहे होते हैं। अब ऐसा है कि ये जो नॉलेज है ना, फार्माकोलॉजी का या कोई भी नॉलेज हो, वो डिफाइंड नहीं है, वो उसकी लिमिट नहीं है कि वो आज खत्म हो गया है।
इस पे रिसर्च आज से 10 साल बाद भी हो रही होगी, आज से 100 साल बाद भी हो रही होगी, ठीक है। लोग इस पे करते रहेंगे कि देखो अनीमिया क्यों कॉज कर रहा है वो, हमें नहीं पता, हम तो सारा वो ग्लूकोज वगैरह, हो सकता है कोई लेंथी पाथवे के थ्रू हो रहा हो, या हार्ट पे किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है, हमें नहीं पता अभी। तो ये बातें जो होती है ना रिसर्च में चलती रहती हैं कि हर वो करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि ये इफेक्ट इसका किस वजह से आ रहा है। तो लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक हम जो है उसको बस हमें वो याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो अपने पेशेंट्स के लिए देखना है ना कि उसका क्या उस पर रिस्क हो सकता है, क्या चांसेस हो सकते हैं। अच्छा आगे ये कि इसके जो एजेंट्स हैं ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जैसे हमने पहले हार्ट फेलियर की बात की, मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी कॉज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा इसका जो एक ओरिजिनल जो एक इसकी ड्रग थी ना, जिसका मतलब ओरिजिनल ड्रग मतलब कि जिससे ये क्लास स्टार्ट हुई थी, जिसके नाम से एक क्लास जो थी ओरिजिनेट की गई थी, मतलब जिस तरह हर एक ड्रग का एक मेजर हर एक क्लास का एक मेजर ड्रग होती है जिसकी वजह से वो जानी जाती है। तो पहले ये जो थी ड्रग ट्रियोग्लिटाजोन जो थी ये रिमूव कर दी गई मार्केट से, क्यों? क्योंकि इसकी हेपेटोटॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा, हेपेटोटॉक्सिक यानी लिवर के लिए वो बहुत ज्यादा डैमेजिंग। इसी तरह उसने आगे भी बात की कि बाकी जो इसके एजेंट्स हैं वो लिवर के साथ इतने डिस्फंक्शन नहीं करते, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि उसका मॉनिटर किया जाए। इसके अलावा आपको पता है कि जो फीमेल होती हैं उनमें कैल्शियम का वैसे भी मतलब कैल्शियम लेवल जरा लो ही रहते हैं, या उनके कैल्शियम के ज्यादा उनके चांसेस होते हैं मतलब कैल्शियम रिलेटेड डिसऑर्डर्स के। तो यहाँ पे जो है वो वही कह रहा है कि बोन फ्रैक्चर्स वगैरह जो है इसमें हो सकते हैं इन डिजीजेस के कंडीशन में फीमेल पेशेंट्स में, ठीक है। उसके आगे ये कहता है कि ये ड्रग्स जो है ना ये हमारे जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम, आपको पता है साइटोक्रोम P450 एंजाइम जो होते हैं ये एक फैमिली है, बहुत इसमें हजारों लाखों एंजाइम्स हैं और बहुत सारे अभी हैं जो अभी डिस्कवर ही नहीं किए गए, अभी बहुत लिमिटेड से हमने जो है ना उनको डिवाइड किया है और उसको आगे सब डिवाइड किया है। इसमें बहुत ज्यादा एंजाइम है, इसीलिए जो लिवर आपका है वो मेजरली मेटाबॉलिज्म के लिए मशहूर है, या उसको फेमस है कि लिवर में जो चीज जा रही है उसने मेटाबोलाइज होके आना है वापस। तो हो क्या रहा है, अच्छा देखना रिकॉर्डिंग हो रही है ना इसकी? जी अपी हो रही है। ठीक है। अच्छा अच्छा अब ये है कि ये जो है ना इन एंजाइम्स में से कुछ एंजाइम्स को जो है ना इंड्यूस करवाती है। इंड्यूस करवाने का क्या मतलब होता है कि उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है, या उनकी अगर एंजाइम नॉर्मल फंक्शन कर रहे थे तो उनको बढ़ावा दे रही है कि और काम करो उसके अगेंस्ट। तो जो ड्रग्स उन एंजाइम से मेटाबोलाइज होनी थी, अब देखो अब आपने एक ड्रग ली, हम किधर थे? अच्छा ये तो वही बात है कि अब आगे जो हमने अगले इनहिबिटर्स पढ़ने हैं वो क्या है, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स। ये एज देयर नेम इंडिकेट दे आर के ये इंटेस्टाइन में जाके इनहिबिट करेंगे इस एंजाइम को। इंटेस्टाइन में ये जब एंजाइम इनहिबिट पता होना चाहिए। तो नॉर्मल फंक्शन उसका ये होता है कि वो कन्वर्जन करवा रहा होता है स्टार्च की किसमें, छोटे मॉलिक्यूल्स के स्टार्च की, या फिर ओलिगोसेक्राइड्स की, डाइसेक्राइड्स की टू मोनोसेक्राइड्स। आपको पता है कि ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड है ना एक। तो हमें तो मोनोसेक्राइड नहीं चाहिए, हमें बिगर यूनिट्स चाहिए ताकि हमारा ग्लूकोज लेवल
उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाए। तो हम क्या करेंगे, छोटे मॉलिक्यूल्स को बड़े मॉलिक्यूल में हमने तो चाहते हैं, और ये एंजाइम क्या करवा रहा है, ये तो बड़ों को छोटों में कन्वर्ट करवा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस एंजाइम की ही जो है इनहिबिशन करवा देंगे। जब ये एंजाइम ही इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा कि आगे से हमारे पास वो कन्वर्जन ही नहीं होगी, हमारे पास आगे से मोनोसेक्राइड ही नहीं बनेंगे। मोनोसेक्राइड में हमारे पास कौन सा आता है, हमारे पास आता है ग्लूकोज, जो हमारा मेजरली यहाँ पे डायबिटीज में इन्वॉल्व है। तो क्या होगा, वो फिर जब वो ही नहीं बनेगा तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। छोटे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रेडिली जो होते हैं एब्जॉर्ब होते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। जब छोटा मॉलिक्यूल ही नहीं बन रहा तो वो एब्जॉर्ब कैसे होगा ब्लड में, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो है ना हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि इंक्रीज जो हुआ वह ग्लूकोज वो लेवल कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। आगे फिर क्या है कि इस इन ड्रग्स का फास्टिंग ब्लड वो यहाँ पे जो है ना वो एक बात कर रहे हैं कि इन ड्रग्स में वो लैग करते हैं, कौन सा वाला, फास्टिंग। हमने पहले हर जगह यही पढ़े थे कि यार फास्टिंग में भी आ रहा है, खाने के बाद वाले में भी आता है, बेसल वाले में भी उसका इफेक्ट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि ये जो ड्रग्स हैं इनका फास्टिंग वाली शुगर लेवल पे कम इफेक्ट होता है। अब इसके क्या रीजन है, इसकी ये रीजन हो सकती है कि अब आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक दिस कुड बी द रीजन बिकॉज क्योंकि अब हर चीज की वही बात की रिसर्च चलती जा रही है, हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कि इसके ऊपर फास्टिंग पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन क्यों इफेक्ट नहीं है, इस पे रिसर्च यकीनन चल रही होगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको आफ्टर फूड, आफ्टर हैविंग फूड क्या होता है, ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो हो सकता है कि इस ड्रग का एक्शन ज्यादा ग्लूकोज लेवल पे होता हो, जब नॉर्मल जहाँ पे थोड़ा ग्लूकोज लेवल होता है उस पे ना होता हो, ठीक है। आगे क्या है कि वो यही बात कर सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन में आप आगे क्लिनिकल में पढ़ सकते हैं ताकि उसका बेटर इफेक्ट आए। और यही बात कि वो पहले हमने देनी है इनको। और फिर अगेन वही बात कि जो डायबिटीज टू जो है टाइप 2 है, उसके जो पेशेंट है जिनको रिस्क है कि वो हो जाएंगे, मतलब प्री डायबिटिक जीआई रिलेटेड है सारे, ठीक है। इसमें कोई ऐसी समझने वाली मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, एक यहाँ पे ये वाली बात थी कि ये जो एंजाइम है ना, ये क्या कहते हैं, हु एक्सपीरियंस हाइपोग्लाइसीमिया शुड बी ट्रीट। अच्छा, अब ये वाले जो ड्रग है ना, हमने पहले दो जो ड्रग्स पढ़ी थी उनका हमने पढ़ा था कि वो कर दे, इसने नहीं कहा कि रेयरली करती, इसमें कर सकती है वो। और अगर कॉज दे तो हम उसका क्या हल करते हैं, अब देगा। सुक्रोज लार्ज मॉलिक्यूल है और ये उसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी। आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही, कट रही है। अच्छा, मैं बता देती हूँ यार, देखो ग्लूकोज जो है, जो फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज, राइट। तो क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। सो व्हाट वी विल डू दैट वी विल गिव ग्लूकोज।
लेकिन अगर हम आम चीनी, टेबल शुगर, सुक्रोज दें तो क्या होगा कि वो अंदर जाएगी, पहले टूटेगी, कन्वर्ट होगी फ्रुक्टोज, ग्लूकोज आगे एब्जॉर्ब होगा, तो क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, डिले। ठीक है, बात है इसके। अच्छा, वैसे आप लोगों को मैं पढ़ा तो बहुत डिटेल में रही हूँ ये सब, लेकिन मुझे आपके सीनियर्स पता क्या बताया है, उन्होंने मुझे ये कहा है कि ये वाली जो ड्रग्स है ना, इनके नेम्स अच्छी तरह से करना है, बस इनको रीड आपने अच्छी तरह से करना है। लेकिन यार मतलब पर्सनली अगर मैं कहूँ तो ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप मेडिसिन पढ़ रहे हो कि आप बस उसके नाम याद कर लो, आपको अंदर का कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको जो है ना एक बार पढ़ा पूरा देती हूँ, आगे पढ़ना या पेपर के लिए करना ना करना वो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन पढ़ना इंसान को सारी चीज चाहिए ताकि उसको कुछ ना कुछ अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। अच्छा, इनके वैसे मुझे यही कहा गया है नाम करने और थोड़ा बहुत ये कर लो कि किसमें यूज होती है, और हल्का मतलब ओवर यूज है, लेकिन उसमें रिस्की है ना आपके पेपर में। आप लॉन्ग क्वेश्चन तो अच्छे तरीके से कर लोगे, जो मैंने आपको बताया वो जो इंसुलिन प्रेपरेशन वाला वो है। एनीवेज, आगे चलते हैं। अगली जो ड्रग है हमारे पास, कौन सी थी हम पढ़े यहाँ पे, यही थी मेरे ख्याल में। एमडेटाइन जो है ना, ये एनालॉग है अमाइलिन का। अच्छा, अब ये जो है ना, मतलब सिंथेटिक एनालॉग है, यानी खुद पता नहीं है, मेरा मोबाइल से बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। है ना, 36 इनका इस काम क्या है कि वो कंट्रीब्यूट करता है हाइपो कंट्रीब्यूट टू ग्लाइसेमिक कंट्रोल बाय एक्टिवेटिंग हाई affinity receptor involved in both glycemic control and osteogenesis। अच्छा, अब इसमें वो क्या बात कर रहा है, नेचुरल प्रोड्यूस होता है ना अमाइलिन हमारे पेन से, इसका क्या काम है कि ये जो है ना सिर्फ ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर, बल्कि जो बोन फॉर्मेशन है उन बोन सेल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करता है, किस तरीके का रोल प्ले करता है, बाय एक्टिवेटिंग हाई अफिनिटी रिसेप्टर्स, मतलब उन रिसेप्टर्स के साथ जिनके साथ इसकी अफिनिटी बहुत ये आवाज बहुत डिस्टर्ब। क्या हो रहा है। आवाज आपकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, आ नहीं रही, बार बार बंद हुई जा रही है और सही भी नहीं आ रही।
हाँ जी। अच्छा, वो ना मैंने मोबाइल से किया होता है ऑडियो का, और मैं स्क्रीन शेयर कर रही होती हूँ इधर से, तो वो मोबाइल वाले में पता नहीं कुछ इशू आ रहा था। अच्छा, एनीवेज हम स्क्रीन शेयर तो हमारी हो रही थी पहले भी शायद। अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग का आप लोग देखते रहा करो, रिकॉर्डिंग ना डिस्टर्ब हो हमारी, वो हो रही है ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, जी। अब यहाँ पे वही है कि ये जो रिसेप्टर्स है ना हमारे लिए, नॉर्मली एक आपके बॉडी से रिलीज हो रहा है पैंक्रियाटिक बी सेल से, जिसका क्या काम है, उसने इन दोनों कामों में अपना रोल प्ले करना है। और वो किस तरह हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, यानी एक रिसेप्टर्स होते हैं उसके लिए स्पेसिफिक, जिसका उसने नाम नहीं बताया हुआ, सिर्फ ये कहा हुआ है कि वो उसकी हाई एफिनिटी होती है उसके साथ, मतलब बहुत ज्यादा उसका जो है लगाव, या मतलब एक अटैचमेंट बहुत ज्यादा होती है, उस एफिनिटी बहुत ज्यादा उस रिसेप्टर के लिए होती है। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्या ड्रग करती है, ये ना सिर्फ ग्लूकागॉन के रिलीज को कम करती है, बल्कि स्लो करती है गैस्ट्रिक एम्पटिंग, यानी कि जब जारी बात है उसको भूख नहीं लगेगी, एम्प्टी नहीं होगा तो भूख भी नहीं लगेगी, फिर क्या होगा, उसको ये फील आएगा कि मेरा पेट भरा हुआ है, तो जाहिर बात है बाहर से फिर और ग्लूकोज नहीं आएगा, तो हमारा ये जो है एक मतलब अपने आप को एक तरीके से वो डिच कर रहे हैं कि स्लो करेगा गैस्ट्रिक एम्पटिंग, और फिर आगे उसको भूख भी नहीं लगेगी, और फिर हाइपर और वाइट से जो है ग्लूकोज भी नहीं आएगा। ठीक है, और इसका जो है ना आफ्टर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन क्या होता है, रैपिड जो है इसका एक्शन होता है, बहुत जल्दी से एक्शन देता है वो। तो इसको हम जो है ना, इट इज यूज इन कॉम्बिनेशन विद कंट्रोल। अच्छा, अब ये जो है ना, हम जब खाने के बाद, हमने जो खाने के बाद काफी ज्यादा ग्लूकोज लेवल हो जाता है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, तो हम उनके लिए खास तौर पे ये करते हैं, ताकि उनके लिए हम यूज करते हैं ताकि उनका जो है खाने के बाद वाला ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रह सके। एडवर्स इफेक्ट में वही बात कि इसका हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है या फिर जीआई डिस्टर्बेंस कर सकता है। अगली ड्रग जो है वो हम पढ़ते हैं, एक्जीनाटाइड जो है, ये ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 इज मेंबर ऑफ इनक्रेटिन। जो इनक्रेटिन जो है ना, वो एक आपके नेचुरली प्रेजेंट जो होती है पेप्टाइड हार्मोन्स की फैमिली है। ठीक है, एक मतलब कि एक बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर एक ये जो है मेंबर होता है, एक पेप्टाइड होता है, विच आर रिलीज फ्रॉम एंडोक्राइन cells in the epithelium of the bowel in response to food। मतलब कि जब आप खाते हो ना कुछ, तो क्या होता है कि जो एंडोक्राइन आपकी मतलब एंडोक्राइन जो सेल्स होते हैं ना एपिथेलियल में, एपिथेलियल लेयर होती है ना एपिथेलियम, उसमें से ये रिलीज होते हैं हार्मोन। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, दीज इंक्रेटिन ऑगमेंट मतलब बढ़ाना, बढ़ाते हैं वो ग्लूकोज स्टिमुलेटेड इंसुलिन रिलीज फ्रॉम पैंक्रियाटिक सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन बहुत सिंपल बात है, उसने सिर्फ ये कहा है कि वो जो नॉर्मली इंसुलिन ने रिलीज होना होता है ना ग्लूकोज आने की वजह से, उस ग्लूकोज स्टिमुलेटेड इंसुलिन का मतलब ये है कि ग्लूकोज की वजह से जो इंसुलिन रिलीज होती है पैंक्रियाटिक सेल से, उसको बढ़ा देता है, उसको ऑगमेंट कर देता है। ठीक है, रिटार्ड कर देता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग, वही बात के एम्प्टी कम होगा, बाहर से फूड नहीं आएगी, ग्लूकोज नहीं आएगा, वही बात हमारा ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा, और ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को जो है वो कम करेगा, ताकि वो सिक्रीट ना हो और वो आगे कन्वर्ट वापस ना हो, उसमें वो क्या कहते हैं ग्लूकोज में ना कन्वर्ट हो, ताकि वो वहीं स्टोर ही रहे। ठीक है, अच्छा, और आगे फीलिंग ऑफ सिटाइटी। सिटाइटी मतलब कि उसको बंदे को लगेगा कि मैं जो हूँ ना मुतमईन हूँ, सेटिस्फेक्शन की फीलिंग उसको आएगी कि मतलब मुझे भूख नहीं है, मुझे ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, इस तरह उस फीलिंग को कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये काम कैसे करते हैं, अब ये जो रिसेप्टर है ना, ये जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर है। जी कपल प्रोटीन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले कि नहीं, मुझे बताएं जरा, नहीं तो मैं इसके बारे में बताऊँ। पढ़ा हुआ है। हाँ, पड़ा हुआ है। ये रिसेप्टर्स होते हैं, छोटा सा मैं बता देती हूँ, ये रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी आगे एक और प्रोटीन होती है। जब रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो वो प्रोटीन को रिस्पॉन्स देता है, और प्रोटीन आगे जो है कुछ आगे रिलीज करती है। यहाँ पे ये जो है साइक्लिक एएमपी जो है वो रिलीज होता है। ठीक है,
इन रिस्पॉन्स टू एक्टिवेशन ऑफ दैट रिसेप्टर, ठीक है। और इस रिलीज होने से जाहिर पता, जब साइक्लिक AMP रिलीज होता है तो क्या होता है, इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम बढ़ेगा। अब आपको याद है जो हमने डायग्राम में पढ़ा था, जब कैल्शियम इंट्रासेलुलरली ज्यादा होता है तो क्या होता है, कोई मुझे बताए? एक्सोसाइटोसिस। इंसुलिन रिलीज। हाँ, इंसुलिन जो होगी वो रिलीज होगी, जो अंदर वेसिकल्स में प्रेजेंट थी पहले ही, उसको इन्फ्यूज करवाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये ड्रग जो है जिसका हमने पहले पढ़ा था एक्जीनाटाइड, ये क्या है, एनालॉग है इसका, किसका, जो हम पहले पढ़ रहे थे ऊपर, ग्लूकागॉन लाइट टाइप 1। अच्छा, ये जो हमने सारा ऊपर पढ़ा है ना, ये नेचुरली आपके अंदर प्रेजेंट होता है, और ये जो ड्रग है ये उसका एनालॉग है, यानी उस जैसा एक्शन है, लेकिन देते हम इसको बाहर से हैं। जो ऊपर हमने सारा पढ़ा है वो नेचुरली जो था हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन दैट रिसेप्टर विल बी एक्टिवेटेड एंड विल शो रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हम ये ड्रग देते हैं, ये मेटफॉर्मिन या सल्फोनाइल यूरिया के साथ दे सकते हैं हम, क्योंकि हमने टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करना है। यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज में क्या है, हम ज्यादातर वो वाली ड्रग देते हैं जो नॉन इंसुलिन होती है। मेजर एडवर्स इफेक्ट वही GI डिस्टर्बेंस वगैरह आ गए। एक बात यहाँ पे सीरियस ये है कि दिस ड्रग कैन कॉज समटाइम फेटल एक्यूट पेंक्रियाटिस, मतलब कि पेंक्रियाज की जो है वो इन्फ्लेमेशन करवा सकता है ये, और इतनी इन्फ्लेमेशन ऐसी होगी कि वो फेटल भी हो सकती है, ठीक है। आपने इन चीज़ों में ना ये बातें ज़रूर याद रखनी है, ये किस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, टाइप 2 के लिए यूज़ कर रहे हैं, और ये एनालॉग किसका है, और थोड़ी बहुत है इस टाइप की बातें, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने गो थ्रू पूरे से होना, ये नहीं करना कि इसको छोड़ना है। अच्छा, अगली ड्रग जो है सिटाग्लिप्टिन जो है हमारे पास, इसमें क्या है कि ये ऑरल इनहिबिटर है इस एंजाइम का, डाइपेप्टाइडल पेप्टाइडेज 4 का। अब इस एंजाइम का अब एंजाइम का वो असल काम बता रहा है, ये क्या करता है, डिग्रेड कर देता है इस प्रोटीन को जो हमने ऊपर पढ़ी थी, और अदर इंक्रेटिन्स को, जो ये तो एक बड़ी फैमिली थी ना, इसके अंदर जो था ये एक छोटा जो था ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 जो था उसका एक मेंबर था, तो वो उन सबको जो है डिग्रेड कर देती है इन सबको। तो जाहिर बात है जब डिग्रेड करेगी तो क्या होगा, हमारे पास इफेक्ट्स हो ही आएंगे, हमारे पास जो है ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, और हम सब का जो है वो इंसुलिन की जो है सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ताकि उसकी रेगुलेशन बेहतर हो सके। इट इज़ अप्रूव फॉर टाइप 2, अगेन मोनोथेरेपी के तौर पे। मोनोथेरेपी का क्या मतलब होता है कि अकेली एक ड्रग के तौर पे देना, कम्बिनेशन मतलब और ड्रग्स से मिला के देना, ठीक है। आगे वो यही बात कर रहा है कि ये इनहिबिट करता है ग्लूकागॉन के सिक्रीशन, वही बातें रिपीट कर रहा है। एनोरेक्सिया इफेक्ट क्या मतलब, एनोरेक्सिया क्या होता है, भूख का ना लगना। हाँ, भूख ना लगना। तो जाहिर बात है उसको जब भूख नहीं लगेगी तो बाहर से उसको ग्लूकोज नहीं आएगा। और टाइप 2 में तो मसला ये है ना कि वो लोग खाते ज्यादा है, उनको ओबेसिटी होती है, उनकी वेट ज्यादा होता है, ओवर वेट होता है। हम तो चाहते ही हैं वो खाएं कम, ताकि उनमें ओवर वेट ना हो, कम हो बल्कि। अच्छा, आगे उसने एडवर्स इफेक्ट बता दिए, वो बस उसने कॉमन से बता दिए, उसमें कोई समझने वाली चीज नहीं है। अगली ड्रग कैनाग्लिफलोसन, ये जो ड्रग है ना, ये ड्रग क्या करती है, ये एक ट्रांसपोर्टर है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। जब आप कभी इस तरह पढ़ते हो ना कि ट्रांसपोर्टर के साथ दो उसने कोई मॉलिक्यूल अटैच किए होते हैं, जैसे यहाँ पे उसने कह दिया सोडियम साथ ग्लूकोज, तो इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों एक रिलेशन है उनका, कि ग्लूकोज भी अंदर आएगा। दो तरीके से हो सकता है, या तो ऐसे हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल अंदर जा रहा होता है, एक बाहर आ रहा होगा, या फिर दोनों ही अंदर आ रहे होंगे, या फिर दोनों ही बाहर आ रहे होंगे। इस तरीके से मुख्तलिफ होते हैं। ये आगे फार्माकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, वो आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। उसे कहते हैं एंटीपोर्टर कहते हैं, ट्रांसपोर्टर कहते हैं। इस तरीके से सिम्पोर्टर होता है जो एक ही डायरेक्शन में जाता है, एंटीपोर्टर वो होता है जो दो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। इस तरीके से ना उनको हमने डिवाइड किया होता है।
अलबत्ता आप लोग बस ये याद रखें कि यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर है जिसमें ये दोनों चीजें इकट्ठी एट ए टाइम जो है गुजर रही होती हैं। और ये जो ट्रांसपोर्टर इसका असल में क्या काम होता है कि उसने रीनल ग्लूकोज की रीएब्जॉर्प्शन करवानी है। अब आपको पता है डायबिटिक पेशेंट में तो हम चाहते ही हैं कि उसको निकालना है, हमने रीएब्जॉर्प्शन करवा के उसको वापस ग्लूकोज को हमने क्यों लाना है ब्लड के अंदर, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि ये ट्रांसपोर्टर जो है काम करे, हम इस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देंगे। और वो किस तरीके से करेंगे, वो इस ड्रग को देकर करेंगे। नॉर्मली अभी वो आपको बता रहा है कि नॉर्मली ये हो रहा होता है। और क्या करता है कि वो कॉज अच्छा इट्स इनहिबिशन, यानी इनहिबिशन कौन कॉज कर रहा है, ये ड्रग कॉज कर रही है। इनहिबिशन कॉज होती है और उससे क्या होता है, ग्लाइकोसोयूरिया यानी यूरिया में, यानी यूरिन में, यूरिन में ग्लूकोज जो है वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप रीअब्जॉर्प्शन रोक रहे हो ना ग्लूकोज की। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि आपने ल्यूमन में से वापस उठा के उसको ब्लड में लेके जाना है, लेकिन हम वो काम नहीं होने दे रहे, तो वो वापस नहीं जाएगा बल्कि ब्लैडर के थ्रू सिक्रीट आउट हो जाएगा यूरिन से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल यूरिन में बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड लो ग्लूकोज लेवल इन पेशेंट विद डायबिटीज 2, ठीक, एंड लोअर द ग्लूकोज लेवल इन डायबिटीज 2, ठीक है। डायबिटीज 2 में हम लोअर करने, वही हम जो पीछे 10 दफा बात पढ़ चुके हैं कि हमने डायबिटीज 2 में लोअर करना है उसका ग्लूकोज लेवल। अच्छा, अब ये क्या कहता है कि ये अप्रूव्ड है, क्लिनिकल यूज के अप्रूव्ड है, तभी हम इसकी बात कर रहे हैं, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट्स में आगे उसने बता दिया कि जेनिटल इन्फेक्शन हो सकती हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकती है। अब देखो फिर अगेन कि कुछ बातें आप जो डिटेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको पता है कि ग्लूकोज का लेवल जो है ज्यादा हो रहा है आपके उसमें, तो जाहिर बात है जब आपकी कोई चीज एबनॉर्मली ज्यादा हो रही है तो वो कुछ इफेक्ट्स करेगी ना। तो जेनिटल इन्फेक्शंस या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकती हैं बिकॉज ऑफ एबनॉर्मली हाई ग्लूकोज इन यूरिन, ठीक है। आगे वो यही कहता है कि ऑस्मोटिक जो डायूरेसिस है कैन आल्सो कॉज इंट्रावेनस वॉल्यूम कंट्रैक्शन एंड हाइपोटेंशन। उसमें उसने वही बात की हुई है सारी के जो वॉल्यूम वगैरह कंट्रैक्शन, यानी कि जो आपने ग्लूकोज से रिलेटेड आपने यही बात यहाँ पे करनी है कि यहाँ पे हमने ग्लूकोज को मैनेज किया है, उससे क्या हुआ है, हमने उसकी जो एंजाइम इनहिबिट किया उससे क्या हुआ है कि यूरिन में आपका जो है वो ज्यादा चला गया है ग्लूकोज। और अगर आप इसके साथ जो ऑस्मोटिक डायूरेसिस का मतलब क्या है, ये यानी कि जो वाटर के रिलेशन में जो आप डायूरेसिस यानी कि यूरिन के एक्सक्रीशन बढ़ा रहे हो, उससे क्या हो सकता है कॉज, इट कैन कॉज इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कंट्रैक्शन या पे हाइपोटेंशन कॉज हो सकता है, क्योंकि आप जब ग्लूकोज ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, आपको पता है ना कि जब एक कोई आयन या कोई शुगर या कोई मतलब सल्यूट पार्टिकल, आप कॉमनली कह रहे हो सल्यूट पार्टिकल अगर आपके यूरिन में ज्यादा जा रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे वाटर को अपनी तरफ। ऑस्मोसिस होती है ना, ऑस्मोसिस होगी तो वाटर को भी खींचेगा अपनी तरफ कि भाई अगर सोडियम जा रहा है यूरिन के थ्रू तो वो कहेगा पानी तुम भी आओ साथ। इसी तरीके से अगर ग्लूकोज यहाँ पे जा रहा है तो ग्लूकोज अपने साथ पानी को भी लेके जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, अब जब पानी ज्यादा खींचेगा तो हाइपोटेंशन हो सकती है या फिर बॉडी का जो वॉल्यूम है मतलब इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम है उसमें कमी आ सकती है, ठीक है। ये बात उसने बताई है। ये सारी चीजें तो हो गई। आगे ये जो आगे दो टॉपिक है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। पीछे वाले भी इंपॉर्टेंट है, उनको छोड़ना नहीं है, मैं दोबारा बता रही हूँ, मेहनत जाया नहीं करनी, पढ़ना है, ठीक है। डायबिटीज की जो अब फिर अगेन टाइप 1 टाइप 2, अब ये ना उसने असल में खुलासा दिया हुआ है कि जो हम पूरे ऊपर पढ़ते आ रहे हैं उसका हमने अब इसका निचोड़ बताना है। मुझे बताएं टाइप 1 में क्या होता है। ऑटोइम्यून रिस्ट्रिक्शन होती है और इंसुलिन बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होता। मुझे आवाज नहीं आ रही।
बीटा सेल्स की ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होती है जिसकी वजह से इंसुलिन बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होता। ये चाइल्डहुड से ही होती है जेनेटिकली। पता नहीं, मुझे आवाज बहुत ही हल्की आ रही है, एक सेकंड रुके जरा। चलिए, आपने जो बताया होगा आई होप कि आपने ठीक बताया होगा, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे पता नहीं क्यों, मैंने पहले तो मोबाइल से कनेक्ट किया था, यहाँ पे जो है ना वो नहीं आ रहा सही। एनीवेज, मैं आपको बताती हूँ। इसमें वही बात के ऑटोसोमल जो होता है, मतलब कि जेनेटिक होता है, वो मसला होता है सारा उस पेशेंट को, और चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो जाता होता है। तो अब क्या है, होता क्या है यहाँ पे कि हमने मेंटेन करना है उसका ग्लूकोज लेवल को। वही बात है कि हम वो जो ऊपर ड्रग्स हमने दी थी उन्हीं को उसने बताया कि वो खाने के बाद वाले के करेगा, और पहले जो नॉर्मली रिलीज हो रहा होता है उसको भी करेगा। उसके अलावा उसने कहा कि इस पेशेंट को हम कहते हैं कि रिक्वायर उसको कहें कि वो करे, एक्सरसाइज करे और अपना स्ट्रेस रिड्यूस करे और इन्फेक्शन से बचे, और इसके अलावा रेगुलर डाइट कंट्रोल करे। इस तरीके से जो है ना इन पॉइंट्स को, इन फैक्टर्स को रेगुलेट करना है या उनको मॉनिटर करना है। ठीक है। अच्छा, उसने आगे बताया है कि अब जो क्लिनिकल स्टडीज होती हैं, मतलब कि आप जब देखते हो कि इन पेशेंट में कैसा रिजल्ट आ रहा है, तो आप वो ये कह रहा है कि जब इन पेशेंट में हमने देखा कि ये जो होता है, इन पेशेंट को जब हम बहुत टाइट कंट्रोल देते हैं, यानी टाइट कंट्रोल डाइट देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनकी शुगर लेवल हमने असल में तो करना है ना, कंट्रोल करना है, तो हम उनको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट देते हैं ताकि उनकी जो है ग्लूकोज लेवल एक्सीड ना हो। तो उसमें क्या होता है कि इसमें चांसेस होते हैं कि जब आप इतनी स्ट्रिक्ट डाइट करते हो कि और फ्रीक्वेंट शुगर जैसे वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, क्योंकि आप उनकी इतनी स्ट्रिक्ट मॉनिटर। जी आप भी हो रही है। अच्छा, अब ये है कि ना पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, 32 हो गए। अच्छा, अब ये है कि टाइप जो है ना, टाइप 1 जो हमने पढ़ी है डायबिटीज, ये आ क्यों नहीं रहा, मैंने बुक खोली हुई है, बुक आ नहीं रही। आपको बुक की स्क्रीन आ रही है नजर? जी आप भी आ रही है। हाँ, अब आ गई है। अच्छा, अब ये टाइप वही बात, अब ये देखो, हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे कि देखो, जब इतना उसको टाइट कंट्रोल रखना है उस बंदे को, टाइप 1 को तो आप इंसुलिन के बगैर ट्रीट कर ही नहीं ना सकते, उसको तो मसला है इंसुलिन देने का है, उसको तो देनी ही इंसुलिन है आपने ना। हाँ, और चीजें दे सकते हो साथ उसको, कुछ मतलब कॉम्बिनेशन थेरेपी, लेकिन इंसुलिन उस बंदे के लिए लाजमी है जिसको टाइप 1 है। जाहिर बात है उस बंदे ने जो है बार बार जो है वो इंजेक्शंस लगवाने हैं, और इंजेक्शन लगाना है खुद भी और सब कुछ, तो उसका जो है बहुत टाइट कंट्रोल रहेगा। तो जाहिर बात है वेसल्स जो है वो ये नहीं है कि आप हर वक्त करते रहो उनको कुछ नहीं होगा, वो कॉम्प्लिकेशंस में चली जाती है। उधर आपने देखा होगा अक्सर लोगों के इतने स्वेयर किस्म के नील पड़ जाते हैं, और उसके वो तो चलो 3-4 दफा करने से होता है ना, उससे अगर आप जब रेगुलर आपकी पूरी लाइफ टाइम में आपने इंसुलिन ही लगाई जानी है रोज दिन रात, तो तब उसके लिए कितनी कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगी ना। तो वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। आवाज आ रही है ना सबको? जी आ रही है। आ रही है। ठीक है, तो वो वहां पे सारी ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएंगी, इस वजह से वो कह रहे हैं कि हो सकती है कॉम्प्लिकेशन। और दूसरा ये भी बता रहे हैं वो कि रिस्क ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया रिएक्शन इज इंक्रीज इन टाइट कंट्रोल, हाइपोग्लाइसीमिया सॉरी, मतलब कि यार देखो, जब आप इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर रहे हो उसको, तो उसमें चांसेस है ना कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, उसका ग्लूकोज लेवल जरूरत से ज्यादा कम हो जाए। लेकिन स्टिल वो कह रहा है कि अब मैं आपको मेडिसिन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बताऊं। सम टाइम होता है, आपको पता होता है कि यार ये चीज जो है इस बंदे के लिए, इस बंदे को ये मसला है, लेकिन फिर भी इसके लिए नुकसानदेह है, तो हम नहीं देना चाहते।
लेकिन मजबूरी ऐसी है कि वो दवाई ही उसके लिए जो है उस वक्त पे किसी और डिजीज को क्योर कर रही होती। तो हम पता है क्या करते हैं, हम रेशो देखते हैं, बेनिफिट रिस्क रेशो इसको कहते हैं, कि उसका फायदा कितना है, उसका नुकसान कितना है। और अगर फायदा उसका 1% भी ज्यादा हो रहा होता है ना, तो हम उसको वो दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो वही बात कर रहा है कि हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बहुत ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि इतनी टाइट रिजीम उसकी चल रही है। लेकिन हमारा जो बेनिफिट वाली रेशो है, मतलब बेनिफिट उस रेशो में हमारा ज्यादा है, तो हम इसलिए ये इसी तरीके से चलते जाते हैं बेटर कंट्रोल के लिए। आगे वो बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 में क्या है, वही बात मुझे बताएं, टाइप 2 में होता क्या है? प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जिसमें इंसुलिन की सिक्रीटरी कैपेसिटी और उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। रेजिस्टेंस जो है वो इंसुलिन के अगेंस्ट ज्यादा हो जाती है, और दूसरा ये है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। बिल्कुल ठीक बताया आपने। तो और ये ज्यादातर किससे रिलेटेड है, कि ओबेसिटी से, या फिर मतलब कि जो लोग ओवर ईटिंग करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, उन लोगों से। ठीक है। अच्छा, अब वो ये कि पहले तो आप शुरू करोगे ना, उसको कहोगे कि यार अपना वेट कम करो, अपनी डाइट बेहतर करो, ये तरीका है। अगर नहीं वो उससे कंट्रोल होता, तो फिर आप क्या करोगे, आप उसको मेटफॉर्मिन ऑरली, मोनोथेरेपी क्यों कह रहा है कि अकेली दोगे, ऑल्दो इनिशियल रिस्पॉन्सेस ऑफ मोनोथेरेपी आर गुड। अच्छा, वो कहते हैं शुरू में तो अच्छा होता है रिस्पॉन्स, लेकिन कुछ अरसे बाद, 5 साल बाद, वो जो है ना सेकेंडरी फेलियर विद इन, मतलब कि 5 साल बाद वो उसको नहीं सही रहेगा, मतलब सही नहीं, उस पे अकेली थेरेपी रहेगी, फिर उसको ज्यादा दवाई की जरूरत है। एक हद तक वो दवाई काम करेगी, उसके बाद वो नहीं करेगी। तो फिर क्या है, आप क्या करोगे, नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग जो हमने इतनी ऊपर पढ़ी हैं, और उनमें हमने हर में पढ़ा है टाइप 2 टाइप 2 टाइप 2, तो वही ये बात कर रहे हैं कि उनका कॉम्बिनेशन हम देंगे और उसका कंट्रोल बेटर करेंगे। ठीक है, आगे वो यही बात कर रहे हैं कि वही जो मैंने बताया कि रेजिस्टेंस और सेंसिटिविटी, वो वाली बातें। तो इसमें उसने सारी वही बातें बताई हैं कि हमने यहाँ पे ड्रग देनी है, मेटफॉर्मिन दी है, हमने यहाँ पे लॉन्ग एक्टिंग दे सकते हैं, ये वाली ड्रग्स दे सकते हैं, और फिर कौन सी ड्रग जो है हमने पहले सब, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये जो 2 पैराग्राफ है ना, ये पूरे चैप्टर के ना एक खुलासा समझ लो। ठीक है, मतलब कि सारी बातें उसने दोबारा रिपीट की हुई है सारी ना। अच्छा, अब इसमें क्या है, फास्टिंग में दे सकते हो या फिर खाने के बाद भी दे सकते हो उसको। और इसमें अगर आपको फौरन फौरन रिस्पॉन्स चाहिए, अगर जल्दी, मतलब कि कोई उसको मसला हो रहा है, ज्यादा इंसुलिन मतलब ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, फौरन रिस्पॉन्स चाहिए, तो आप शॉर्ट एक्टिंग दोगे, जिसमें ये वाली ड्रग्स आ जाती हैं सारी। अच्छा, प्राइमरी एक्शन जो होता है इन ड्रग्स का कौन सा होता है, खाने के बाद पे, यानी पोस्ट प्रेंडियल लेवल्स पे, यानी कि जब लेवल ज्यादा होता है। As in case for type 1, clinical trial have shown that tight control of, वो कह रहा है कि जिस तरीके से हमने टाइप 1 की बात की है ना, उसी तरीके से टाइप 2 में भी जब आप हाईली कंट्रोल ग्लूकोज लेवल करना चाहते हो ना, एक पेशेंट में बहुत ज्यादा उसका मसला है, तो उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हो, सारी बातें ज्यादा कंट्रोल करोगे तो आप उसमें और ऑल्ट्रेशंस भी करोगे, तो वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। ना सिर्फ ये कि इंजेक्शंस वगैरह से कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, बल्कि इन इंसुलिन वगैरह की और इन चीज़ों की जो आप इतने एंजाइम इनहिबिट करवा रहे हो, इतनी आप चीज़ें उन पर ऐड करवा रहे हो, उनका मुख्तलिफ आपके ऑर्गन्स पे, मुख्तलिफ जगहों पे बॉडी के, जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि किस तरह हर जगह पे वो कर रहा है, कभी वो एडिपोज टिश्यू में भेज रहा है, कभी वो आपको मसल्स में भेज रहा है चीज़ें, कभी वो आपके जो है लिवर में ग्लूकागॉन की तरह वो स्टोर करवा रहा है, मतलब हर चीज़ इन्वॉल्व है ना, तो वो किसी ना किसी तरीके से आपकी कॉम्प्लिकेशन तो करेगा। तो यहाँ पे वेस्कुलर यानी वेसल से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन आपके सामने आएंगी, जिन पेशेंट को आप टाइप 2 वाली दे दी होगी, और टाइप 1 में भी इसी तरीके से होता है। अच्छा, बस हम यहाँ तक ही आज पढ़ेंगे जो ये जो हाइपरग्लाइसीमिया की ड्रग्स है। अच्छा, अब कुछ पेशेंट होते हैं जिनमें मसला हो रहा होता है कि उनमें मतलब ग्लूकोज लेवल जो है वो जरूरत से ज्यादा कम है। ठीक है, पहले हमने जितना पूरा चैप्टर में पढ़ा है वो था उनके लिए जिनमें
इंसुलिन नहीं काम कर रही थी सही तरीके से, यानी कि बैलेंस नहीं हो रहा था। यहाँ पे हम उनके लिए पढ़ रहे हैं जिनका जरूरत से ज्यादा कम रहता है और हम चाहते हैं कि उनका लेवल पे आए। तो हम क्या करेंगे, ग्लूकागॉन देंगे। ग्लूकागॉन क्या है, एक प्रोटीन हार्मोन है जो अल्फा सेल से रिलीज होता है, एंडोक्राइन पैंक्रियाज से, और ये अगेन जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर होते हैं जो प्रोटीन से एक जी प्रोटीन होता है, प्रोटीन का नाम है, उसके साथ अटैच होते हैं, यानी उसके साथ उसका रिस्पॉन्स देते हैं। अगर वो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो वो प्रोटीन आगे जाके रिस्पॉन्स देगी। तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, हार्ट पे होते हैं, मसल्स में होते हैं, लिवर में होते हैं। और इनका क्या काम होता है कि ग्लूकागॉन क्या करता है, इंक्रीज हार्ट रेट। ग्लूकागॉन जो है वो हार्ट रेट इंक्रीज करवाएगा और उसकी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, जाहिर बात है जब आपको पता है कि ग्लूकोज जो है आपकी बॉडी के हर ऑर्गन को चाहिए। आपको पता है ग्लूकोज जो है आपके ब्रेन को चाहिए, मसल्स को मूवमेंट के लिए चाहिए, आगे आपकी जो है वो आपने कोई भी एक्टिविटी करनी है, ग्लूकोज जो है वो प्राइमरी सोर्स है ना, क्योंकि ये सबसे छोटा मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का। तो आपको इस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। अगर आप इस फॉर्म में नहीं लेते तो आपकी बॉडी में अंदर जाके कन्वर्जन होती हैं, जैसे हमने पहले स्टार्च का डिस्कस किया था कि स्टार्च किस तरीके से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो वहां पे यही बात कर रहे हैं कि क्या होगा, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो गई, ग्लाइकोनियोजेनेसिस हो गई, मतलब कि ग्लूकोज की प्रोडक्शन हम यहाँ पे करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट ऑलरेडी उसमें ग्लूकोज कम है, यहाँ पे हमें ग्लूकोज चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि हमें वो वाले प्रोसेसेस चाहिए जिनसे ग्लूकोज जो है वो जनरेट होता है। और फिर क्या होगा, रिलैक्स होंगे स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स आपके ये जीआई ट्रैक्ट में होते हैं, तो वो रिलैक्स होंगे, ठीक है। और स्मूथ मसल्स इफेक्ट, द स्मूथ मसल इफेक्ट इज पर्टिकुलरली मार्क्ड इन गट्स। वही मैंने जो बात पहले बता दी कि ये सारे काम जो होंगे ग्लूकागॉन करवा रहा होता है, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल यूजेस क्या है, ग्लूकागॉन जो है ये तो असल में नेचुरली आपके बॉडी में प्रोड्यूस होता है ना। अच्छा, क्लिनिकल यूजेस क्या है कि ट्रीटमेंट हाइपोग्लाइसीमिया इन डायबिटीज और हाइपरग्लाइसीमिक एक्शन रिक्वायर इंटैक्ट। अच्छा, ये बात जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी में जो आपके लिवर में आपको पता है ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर होता है, तो ये जो ग्लूकागॉन है इसने वो उस ग्लाइकोजन को ही रिलीज करना है ना, ठीक है ना, उसको ही रिलीज करवाना है ना उसने वहां से, इस हार्मोन ने। अगर एक पेशेंट है उसमें वो हेपेटिक ग्लूकागॉन ही नहीं सही तरीके से स्टोर, या उसका ग्लूकागॉन की स्टोरेज में ही कोई प्रॉब्लम है, या उसका लिवर ही इस तरह का नहीं है, इस कैपेसिटी का नहीं है, इतना कैपेबल नहीं है कि वो ग्लाइकोजन की स्टोरेज कर सके, तो क्या होगा, अगर ग्लूकागॉन आ भी जाएगा तो क्या होगा कि वहां पे जो है ग्लाइकोजन की कोई वो रिलीज नहीं होगा वहां से, ठीक है। यहाँ पे क्या वो बात कर रहे हैं कि बट इट्स हाइपरग्लाइसेमिक एक्शन रिक्वायर्स इंटैक्ट हेपेटिक ग्लाइकोजन स्टोर, यानी कि वहां पे स्टोर हुआ होगा तभी वो रिलीज करवाएगा ना। अगर वहां पे स्टोर ही नहीं हुआ तो ग्लूकागॉन आप कितना भी ले लो वहां से वो क्या रिलीज करवाएगा, ठीक है, ये वो बात कर रहा है। तो द ड्रग इज गिवन इंट्रामस्कुलरली एंड इंट्रावेनस, मतलब मसल में आप इंजेक्ट भी कर सकते हो और आप इंट्रावेनस भी दे सकते हो। ये बेसिकली हार्मोन है जो आप इंजेक्ट करवा रहे हो, ठीक है। अच्छा, इन द मैनेजमेंट ऑफ स्वेयर बीटा ब्लॉकर ओवरडोज, बीटा ब्लॉकर जो होते हैं जब उनकी ओवरडोज हो जाती है ना, उसमें क्या होता है, उसमें पेशेंट के साथ जो है ना उसका हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, यानी उसकी हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो बहुत कम हो जाती है। जिस तरह आपने पढ़ा होगा ब्रेडिकार्डिया जो होता है बीटा ब्लॉकर्स का इफेक्ट है, या फिर जो स्लो जो रेट होता है, कार्डिक रेट जो होता है वो स्लो हो जाता है। इसी तरीके से जो बीटा ब्लॉकर की ओवरडोज हो जाएगी तो जाहिर बात है ये वाले इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही आने लग जाएंगे, आपका हार्ट जो है वो सप्रेस हो जाएगा। आवाज़ आ रही है ना सबको?
जी हाँ, मैं इसलिए पूछ रही थी, मुझे था कि फिर से ना मीटिंग को मसला हो गया। अच्छा, अब ये है कि यहाँ पे अब आपका हार्ट जो है इन कंडीशन ऑफ ओवरडोजेज ऑफ बीटा ब्लॉकर क्या होगा कि हार्ट जो है डिप्रेस हुआ है। अब आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी उसका हार्ट जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करे, क्योंकि अगर हार्ट को आप नहीं करोगे तो इवेंचुअली डेथ हो जाएगी ना पेशेंट की। तो आप क्या चाहते हो, अब बीटा ब्लॉकर जो होते हैं उनकी ओवरडोजेज हो गई है। अब आपको पता है बीटा ब्लॉकर्स ने क्या करते हैं कि वो बीटा रिसेप्टर्स पे जाके उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, उन रिसेप्टर्स की ब्लॉकेज कर देते हैं। तो जाहिर बात है वो रिसेप्टर तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है ना, वहां पे पहले ही वो मल के बैठे हुए हैं ना, बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो उस रिसेप्टर को मल के बैठे हुए हैं और ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। तो आपका हार्ट तो हुआ है डिप्रेस, तो आप क्या चाहते हो कि उन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करना, लेकिन वो हुए ब्लॉक। तो आप क्या करोगे, आप जब ये ग्लूकागॉन दोगे तो उससे क्या होगा, अब आपको पता है ये जब रिसेप्टर बीटा रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो उनका नॉर्मली फंक्शन क्या होता है कि इसने कार्डिक साइक्लिक एएमपी रिलीज करवानी होती है, ठीक है। इससे जब ये रिलीज होती है तो इससे आपका प्रॉपर हार्ट फंक्शन होता है। अब आपको पता है आपका रिसेप्टर हुआ है ब्लॉक, रिसेप्टर जब ब्लॉक हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि वो साइक्लिक एएमपी रिलीज नहीं होगी। जब साइक्लिक एएमपी रिलीज नहीं होगी तो हार्ट होगा डिप्रेस। अब हम चाहते हैं कि इस चीज को रिवर्स करें, तो हम क्या करेंगे, हम उस पेशेंट को ग्लूकागॉन देंगे। अब ग्लूकागॉन की एक ऐसा इफेक्ट है उसका कि उसको जरूरत नहीं है कि वो बीटा रिसेप्टर पे जाके फिर साइक्लिक एएमपी का लेवल इंक्रीज करे, बल्कि इसका अपना भी एक इफेक्ट है कि जब ग्लूकागॉन रिलीज होता है तो वो कार्डिक साइक्लिक एएमपी इंक्रीज कर देता है बॉडी में, ठीक है। तो जिससे ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपको इन रिसेप्टर से आपको कोई कंसर्न नहीं रहेगा, बल्कि आपकी डायरेक्टली साइक्लिक एएमपी इंक्रीज हो जाएगी, विच विल अल्टीमेटली कॉज दी जो उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग है हार्ट की वो करवाएगी, जो डिप्रेस्ड हार्ट है उसको खत्म कर देगी, और नॉर्मल जो उसके फंक्शनिंग है यानी कि नॉर्मल रेट पे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे हार्ट बीट हो जाएगी, और हार्ट जो है वो प्रॉपरली अपना फंक्शन पंपिंग एक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकेगा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछें। आगे हम क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। अच्छा, कोई चेंज तो नहीं करनी लेक्चर स्टाइल में, या कुछ है मसला तो बता दें। करें फिर आगे स्टार्ट। अच्छा मीटिंग का टाइम कितना रहता है, कोई मुझे देख के जरा बताए, मैं बल्कि खुद ही देख लेती हूँ यहाँ से कितना टाइम है हमारे पास। कहाँ से आता है यार टाइम इसका, आपके ऊपर टाइम आ रहा होगा, आप मुझे कोई देख के बताएगा कि कितना हो चुका है। 4:45. नहीं मैं पूछी कितना रह गया है, मतलब कि 40 मिनट की 18 minutes. 15 मिनट्स, ओके, वी हैव इनफ टाइम। सो कोई बच्चा ये मुझे, अब आप लोगों ने क्वेश्चन बारी बारी पढ़ने हैं, चले कोई स्टार्ट हो जाए। Which of the following agents should be administered to achieve rapid control of severe ketoacidosis in the diabetic boy? नहीं, इसके ऊपर वाला पढ़े ना, स्टेटमेंट 13-year boy। Yes, sorry. A 13-year-old boy with type 1 diabetes is brought to the hospital complaining of dizziness. Laboratory findings include severe hyperglycemia, ketoacidosis, and a blood pH of 7.15. Option 1 is which of the following agent should be administered to achieve rapid control of severe ketoacidosis in this diabetic boy? हाँ, तो अच्छा अब इसका क्या आंसर हो सकता है, कोई देना चाहेगा?
इसमें ये है कि एक 13 ईयर ओल्ड बॉय है, उसको डायबिटीज 1 है, ठीक है, उसको डिजीनेस हो रही है। लेबोरेटरी ने फाइंड किया कि उसको बहुत ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया हुआ है, ठीक है, कीटोएसिडोसिस हुआ है ब्लड में। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू अचीव रैपिड कंट्रोल ऑफ कीटोएसिडोसिस। अच्छा, अब हमने रैपिड कंट्रोल चाहिए, हमें रैपिड, तो हम इसमें जाएंगे। आपको पता है रैपिड जो कंट्रोल वाली इंसुलिन प्रेपरेशंस में हमने पढ़ी थी, किसी को याद है कौन कौन सी थी? नहीं याद तो हम ऊपर जाते हैं वापस। इसमें रेगुलर इंसुलिन देंगे क्योंकि वो शॉर्ट एक्टिंग है। उसने कहा है रैपिड चाहिए, शॉर्ट एक्टिंग कम्स आफ्टर देन रैपिड एक्टिंग, वी नीड रैपिड एक्टिंग। ये जो है इनमें से अच्छा, रैपिड एक्टिंग में हमारे पास उसने क्या कहा है, रैपिड कंट्रोल हमें चाहिए डायबिटीज का। अच्छा, मेरा गला ना बिल्कुल बैठ गया, ये हम कल ना कर लें, कल कह रही हूँ परसों ना कर लें क्वेश्चन आंसर्स, या भी करने आप लोगों ने? परसों कर लेंगे। हाँ जी ठीक है, आप ही परसों कर ले। हाँ, मेरा ना गला बिल्कुल ही बैठ गया, क्योंकि आज मुझे था कि ये चैप्टर मैं कंप्लीट करवा ही दूँ, काफ़ी ज़्यादा था तो उसमें बोल बोल के ना। अच्छा, ऐसा है कि आप लोगों ने ना कल तो क्लास नहीं होगी, कल तो संडे है, तो आप लोगों ने ना अब तक हमने जितने चैप्टर पढ़े हैं ना, एक ये वाला चैप्टर है पूरा डायबिटीज़ वाला, और जिसमें मैं आप लोगों को साथ साथ इम्पोर्टेंट वाले भी क्वेश्चंस बताती जा रही हूँ। अच्छा, जो जो मैंने आपको बता दी हूँ, चाहता था आप लोगों ने उन पे ज़्यादा फोकस करना है। ये डायबिटीज़ वाला चैप्टर हो गया हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाला चैप्टर हो गया है, हमारा वो NSAID और गाउट वाला चैप्टर हो गया, और एक वेरी फर्स्ट जो हमने जो था ना, वो जनरल इंट्रोडक्शन में से हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो आपकी थी ना सिलेबस में, वो हमने थोड़ी सी की थी ना। हेलो, कोई बोल रहा है? अच्छा, तो हमने ना ये 4 चैप्टर हो गए आपके। आपने ना इन 4 चैप्टर्स को कल प्लीज़ एक दफ़ा थॉरो रीडिंग करनी है इनकी, ठीक है? याद, चलो बंदा जो ड्रग्स के नेम है वो बंदा बेशक आहिस्ता आहिस्ता करके याद कर लेता है, लेकिन आपने ख़ास तौर पे ये जो आज हमने पढ़ा है ना, इसमें बहुत मिलती जुलती बातें हैं, एक जैसी ड्रग्स हैं, एक ही काम वो बार बार रिपीट कर रहा है हर ड्रग में, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ नाम मुश्किल है, नाम वाकई मुश्किल है। नाम तो आप बेशक आप आज से 5 साल बाद भी आप जब तक आप वो क्या कहते हैं प्रैक्टिस में नहीं ना जाते, तब तक आपको नाम में आप इतने फ्लुएंट नहीं होंगे। जिस तरह मैं भी अभी तक इतने, मुझे भी यही होता है कि मतलब बंदा आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक के उसको प्रोनाउंस कर रहा होता है, प्रोनाउंसिएशन कर रहा होता है, तो उसमें आपने नाम याद करने में थोड़ा मसला होता है, लेकिन अदरवाइज बाकी चीज़ें आपने जो है ना अपनी एक दफ़ा प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है? क्वेश्चन आंसर्स हम उस दिन पे डिस्कस करेंगे, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप बेशक मुझे उधर ग्रुप में भेज दिया करो या फिर पर्सनल चैट में भेज दिया करो, ठीक है? कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें।